हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू शिष्य ऑनलाइन क्लासेज। पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोकल गवर्नमेंट्स में स्टूडेंट्स हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें 73rd अमेंडमेंट 92 के बारे में कुछ मेन जो उसके फीचर्स थे उनके बारे में बात करी थी। और उसमें आपने देखा कि 73rd अमेंडमेंट के बाद में कौन कौन से चेंजेज आए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो एस्टेब्लिशड हुआ उसके बाद में कौन कौन से चेंजेज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए गए अमेंडमेंट लाके, और उसमें मुख्य जो था वो रूरल और अर्बन गवर्नमेंट से संबंधित 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने 73 अमेंडमेंट्स की कुछ मेन जो फीचर्स थे उनके बारे में बात करी। तो उसमें हमने पहली बात तो यही करी थी कि थोड़ा सा रिवाइज करें पीछे जाके। तो देखिए आप, ये जो अमेंडमेंट लाया गया वो 73 अमेंडमेंट 92 में लाया गया और फर्स्ट एक्ट किया गया 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, इसके आगे देखिए आप लोगों ने देखा था कि इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, क्या मेंशन किया गया। तो जहां आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया और 9 में एक टाइटल जोड़ा गया जिसका नाम था द पंचायत। 9 पार्ट्स में टाइटल क्या था, पंचायत, द पंचायत। और उसके साथ में मेंशन किया गया, ऐड किया गया किसको, 243 आर्टिकल्स 243 आर्टिकल ओ तक मेंशन किया गया। और साथ में शेड्यूल 11 को जोड़ा गया और 29 सब्जेक्ट्स पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को क्या किए गए, प्रोवाइड किए गए। और दूसरा जो फीचर था, मेन फीचर था, वो था कि इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी पंचायत राज संस्थाएं हैं, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उन लोकल गवर्नमेंट्स को क्या कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट्स को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया। इससे पहले इनका कहीं भी उल्लेख नहीं था। तो 1992 का जो अमेंडमेंट है उसमें जो मुख्य जो दूसरी विशेषताओं में हम बात करें तो 3 टायर्स सिस्टम लागू किया गया पंचायत राज संस्थाओं में। 3 टायर्स में आपने देखा, जहां ग्रास लेवल पर आपने ग्राम पंचायत को देखा, वहीं मेडिटरी जो लेवल था वहां पंचायत समिति, और जो टॉप ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था वहां पे जिला परिषद। और इन जिला परिषद के जो हमने इलेक्शन करवाए, दूसरा टॉपिक था इलेक्शन। तो इलेक्शन में हमने ये देखा कि इनके जो चुनाव हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा किए गए, पीपुल्स के द्वारा किए गए। और ये जो डायरेक्ट जो मतदान हुआ उसमें आपका जो चेयरपर्सन है वो सरपंच और पंच डायरेक्ट होते थे, वहीं जिला परिषद मेंबर्स जो हैं उनके डायरेक्ट, और पंचायत समिति मेंबर्स के डायरेक्ट इलेक्शन किए गए। वहीं इनके जो चेयरपर्सन थे, जिनको आप लोग प्रधान और जिला प्रमुख कहेंगे, उनके जो चुनाव है, इलेक्शन जो किए गए वो इनडायरेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद हमने बात करी, इलेक्शन आ गया, इसके बाद हमने इनका जो टेन्योर था वो था 5 इयर्स। 5 इयर्स से पहले अगर डिसॉल्व कर दिया जाता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किन्हीं कारणों से पंचायत संस्थाओं को, तो वो शेष जो टेन्योर है उसके लिए उनका जो इलेक्शन होगा, फ्रेश जो इलेक्शन होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, जो बची हुई अवधि है उसके लिए होगा। इतना आपने जान लिया था। अब आज हम लोग उसके आगे के फीचर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा 73rd अमेंडमेंट 1992 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसमें मेन फीचर में आज हम ले रहे हैं रिजर्वेशन। बहुत बड़ी इसकी जो मुख्य विशेषताओं में रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रावधान किया गया। किन्हें आरक्षण दिया गया, पंचायत राज संस्थाओं में किन्हें आरक्षण दिया गया। तो देखिए, द रिजर्वेशन फॉर द सीट्स फॉर वुमेन ऑफ 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन।
पंचायत राज संस्थाओं के जितने भी 3 स्तर हैं, 3 स्तर हैं, 3 टायर हमने देखे, उन सभी टायर्स में, इन इंस्टीट्यूशन में जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनमें 1/3 1/3 वुमेन्स को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिए गए। यानी जैसे आप लोग देखें, अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीट में से 1/3 का मतलब 33%, 100 में से कितना हो गया 1/3 का मतलब 33% जो वुमेन्स होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्ट लड़ी जाएंगी, चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो इसकी जो मेन फीचर है उसमें रिजर्वेशन दिया गया वुमेन्स के लिए, और वुमेन्स के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया, 1/3 रिजर्वेशन रखा गया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। दूसरी बात इसमें जो बात करेंगे वो थी रिजर्वेशन किनके लिए, रिजर्वेशन फॉर सीट्स, यानी रिजर्वेशन आरक्षित की गई सीटें किनके लिए, SC ST आर ऑलवेज प्रोवाइडेड एट ऑल द 3 लेवल्स। 3 लेवल्स में इन्हीं में, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और इन्हें जो आरक्षण दिया गया, सीटों का आरक्षण जो दिया गया, रिजर्व जो किया गया सीटें, उनमें इनकी पॉपुलेशन के आधार पर प्रोपोर्शन किया गया कि किस अनुपात में, जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में इन लोगों को क्या दी गई, SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई, ताकि इन लोगों का भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। तो फर्स्ट था रिजर्वेशन वुमेन का, सेकंड SC ST, और थर्ड बात करेगी इफ द सीट्स फाइंड इन नेसेसरी, अगर मान लीजिए स्टेट्स गवर्नमेंट चाहे कि द कैन बी आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, की ओबीसी जो है उन्हें भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, तो वह इसकी क्या कर सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है SC ST के लोगों को भी। और जैसा कि आपको पता है अभी हमारे राजस्थान में जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनमें ओबीसी को भी रिजर्व किया गया है सीटें, वहीं वुमेन्स के लिए भी रिजर्व की गई है। तो SC ST के लिए, वुमेन के लिए जहां 1/3 की बात नहीं है, वहीं कुछ स्टेट हैं जिन्होंने 50% कर रखा है, 50%। राजस्थान में 50% है, भाई हरियाणा में 50% महिलाएं। इसीलिए तो आप लोग देखिए जितने भी चुनाव होते हैं, 3 टायर्स के चुनाव होते हैं, ग्रामीण लेवल के जो चुनाव होंगे अभी जैसे हो रहे हैं, तो इन चुनाव में आप देखिए एक सीट छोड़ के एक आपको महिला उम्मीदवार मिलेगी, कहीं पे कोयली देवी, तो कहीं पे संतोष देवी, तो कहीं पे अन्य कई नामों की महिलाएं आपको अपने वोट को लुभाते हुए प्रचार करते हुए दिखाई देगी। तो ये आपका वुमेन्स के लिए 1/3 के स्थान पर राजस्थान में, वैसे इस जो 73 अमेंडमेंट था उसमें 1/3 का क्या किया गया है, इसमें रेशियो वुमेन्स के लिए दिया गया है। और SC ST के लिए पॉपुलेशन के ऊपर उनका उनकी जनसंख्या में कितना अनुपात है उसके आधार पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। वही ओबीसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें भी इन संस्थाओं में क्या दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको, रिजर्वेशन जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट में यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ वे मुद्दे हैं, वे कार्य हैं जो कि ग्राम पंचायतों को या आपका जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उनके प्रोवाइड किया गया। तो कितने विषय हैं, यानी कितने सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी जो पंचायत राज संस्थाएं, पंचायत इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किए गए हैं 73 अमेंडमेंट के द्वारा। तो 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट लिस्ट में है, उन स्टेट लिस्ट के 29 सब्जेक्ट वन इंक्लूडिंग एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, यानी 11वीं अनुसूची में इन्हें डाल दिया गया है। और गवर्नमेंट पंचायत राज संस्थाओं को यह अधिकार देती है कि वह इसके ऊपर लॉ बना सकती है, इसके ऊपर कानून बना सकती है, इसके ऊपर वह कार्य कर सकती है। पंचायत राज संस्थाएं ट्रांसफर कर दिए गए पंचायत राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये 29 विषय जो हैं वो 29 विषय किसमें है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन स्टेट लिस्ट ने इनको प्रोवाइड करवा दिए गए। दूसरी बात करेगी है द
actual transfer of these the function depend upon the state legislation, यानी गवर्नमेंट इनके ऊपर विधि बनाकर इन्हें ये सब्जेक्ट क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। यानी धीरे धीरे ये सब्जेक्ट अभी तक पढ़े किसमें है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन स्टेट लिस्ट से निकाल कर वह पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को दे सकती हैं और वह उसके ऊपर काम करेगी। द provision of the 73 amendment were made applicant to the are inhabited by the Adivasi population in the many states of India। कुछ स्थान ऐसे हैं इंडिया में, कुछ स्टेट इस तरह के हैं जहां पर कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी पॉपुलेशन रहती है मैनी स्टेट्स में। वहां पर क्या किया गया, इन्हें प्रतिबंधित किया गया 73 अमेंडमेंट को कि ये जो रूल रेगुलेशन है उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि उनके अपने क्या है, आदिवासी लोगों की कल्चर है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल है, और उन कल्चर और आदिवासियों की जो रहन सहन है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। इसकी वजह से ये जो अमेंडमेंट है उन आदिवासी इलाकों में प्रभावी नहीं होगा, प्रतिबंधित किया गया है। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, पैसा एक्ट 1996, जो कि लोकल ट्रेडिशनल को बचाता है। और ये पैसा एक्ट का मतलब हो गया पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पैसा का मतलब हो गया उन लोगों के लिए कानून बना है जो आदिवासी इलाके हैं, जो कि क्या है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके एरियाज हैं, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इस तरह के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर पैसा एक्ट के तहत चुनाव का समय ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या जो पंचायत संस्थाएं हैं उन्हें ये विषय कंप्लीट नहीं दिए गए हैं। तो ये जमीन जंगल का जो इलाका है आदिवासियों के लिए, उसके तहत ऐसा किया गया है ताकि वह लोकल ट्रेडिशन को बचा सके। तो यहां तक कि आपको ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपने 29 दिया और रिजर्वेशन में आप लोगों ने ये बात करी। उसके बाद आता है अगला जो पॉइंट है, वो अगला पॉइंट है, आगे क्या बात करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें हम लोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, एक होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग होता है जो सेंटर का चुनाव आयोग, हमारा कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का एक चुनाव आयोग होता है। वैसे ही प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। स्टेट कमिश्नर जो है, द स्टेट गवर्नमेंट इन द रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन व्हेन यूज्ड द बिल्डर responsibility for the conduct election of the पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करती है, किसका, इलेक्शन कमीशन का करती है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव क्या करेगी, संपन्न कराएंगे। इसका मतलब यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसमें से प्रश्न बनता है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कौन कराता है, तो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जबकि आपके जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे आप लोग लेजिस्लेचर के लीजिए, आप लोग पार्लियामेंट के लीजिए, एमएलए एमपीज के चुनाव हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव है, वो कराता है इलेक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग। वैसे स्टेट का बनाया गया इलेक्शन आयोग, उनका स्थानीय संस्थाएं की जो लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रोवाइड करता है, गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। आगे देखिए, द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ऑटोनमस बॉडी। ये ऑटोनमस बॉडी होती है, स्वायत्त संस्थाएं हैं जो लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, जो कि उनसे स्वतंत्र हैं, किससे, आपका जो इलेक्शन ऑफ इंडिया है, भारत का चुनाव आयोग है, उससे बिल्कुल वो क्या। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन द इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड इज देयर नॉट लाइक द नॉर इन द ऑफिस ऑफ अंडर कंट्रोल ऑफ ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ये उनके अधीन होकर काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि स्वायत्त होकर कार्य करती हैं, ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकें, इन पीआरआई का चुनाव करवा सके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का चुनाव करवा सके।
इसके बाद देखिए जब चुनाव करवा लिया आपने, रिजर्वेशन दे दिया आपने, ट्रांसफर कर दिया सब्जेक्ट्स का, उसके बाद अब इनको चाहिए धन चाहिए, इसलिए धन के लिए क्या किया गया है देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रावधान किया गया है 73 अमेंडमेंट के द्वारा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग जो कि 243I में इनका क्या किया है, आर्टिकल 243 में इनका मेंशन किया गया है। और क्या है स्टेट फाइनेंस, द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन 1 and 5 years के लिए एक क्या करती है, स्टेट फाइनेंस यानी राज्य वित्त आयोग का गठन करती है, एक गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है कमीशन फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त कमीशन का, और कमिश्नर इसका अध्यक्ष होता है। जैसे आप लोग सेंट्रल वित्त आयोग होता है वैसे ही राज्य में स्टेट कमीशन होता है। 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। This commission would with the examine of the finance position of the local governments in the state, और जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके फाइनेंस से संबंधित जो ब्यौरा है उनका लेखा जोखा ये देखता है कौन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। If would also review distribute of the revenue of the state and local governments, यानी रेवेन्यू यानी राजस्व का डिस्ट्रीब्यूट करता है, आयोग का जो भी पैसा इधर से उधर करना है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में हैंड टू हैंड एंड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, क्योंकि ये दोनों के लिए है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जहां आपका रूरल यानी 73 है, वहीं अर्बन 74, ये कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो सेम है, दोनों में काम में आते हैं। तो स्टेट रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स in the others, this is in the nomination ensure the allocation of the fund or rural and local governments, जिसमें कि राजनीतिक रूप से जो आपका पॉलिटिकल मैटर ना हो, रूरल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को क्या करता है, ये धन फंड जो है आवंटित करवाता है। इस तरह से आपके कुछ मेन फीचर्स थे जो हमने 73 अमेंडमेंट में पढ़ा। 73 अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ। 73 अमेंडमेंट को एक बार फिर आप लोग रिपीट करें, जैसे मेरे साथ आप लोग करें। 73rd अमेंडमेंट 92 में पार्लियामेंट ने पास आउट किया, उसके बाद फॉसिट हुआ, ये लागू हुआ देश में 24 अप्रैल 1993 को। और उसके बाद में हमने ये देखा कि उसमें कुछ मेन फीचर्स थे, इन कुछ बदलाव आए कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत राज संस्थाओं को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इन्हें और संवैधानिक दर्जा मिला। और उसके बाद हमने देखा इसमें 3 टायर सिस्टम लागू किया गया। उसके बाद हमने देखा इसके इलेक्शन की बात करी गई, इसके टेन्योर को फिक्स किया गया, पहले कभी कभार चुनाव होते थे, कभी ये होते थे। और उसके बाद अब लोग देखिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है कि आज देखिए महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हो रही हैं, वहीं वह समुदाय जो कि राजनीति में पिछड़ा हुआ था वो लोग भी आगे आने लगा है पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से। तो इस मेन जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं वो आप लोग देखें, रिजर्वेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट हो गया, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप लोगों को बार बार इनको रिपीट करें। आप लोगों को आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और आपको अच्छी लगी क्लास तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और मिलते हैं अगली क्लास में 74 अमेंडमेंट के साथ में। 74 अमेंडमेंट एज ए सेम 73 की तरह ही है, लगभग सारे कॉन्सेप्ट उसके साथ रिलेटेड हैं। कुछ चीजें हैं जो अलग से, जहां ये रूरल है वो अर्बन है। थैंक यू वेरी मच।